आज हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की। एनसीईआरटी में अगर 11th की एनसीईआरटी में 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नीट में हर साल कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर दिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो वही शुरू करेंगे। एक शब्द सुन रखा होगा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर हम बाहरी आवरण का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक शब्द सुन रखा होगा, एनाटॉमी। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, जहाँ पर हम सेल, टिश्यू या ऑर्गन, इनके फंक्शन का अध्ययन करते हैं, इनके फंक्शन की स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी। क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ना था तो प्लांट फिजियोलॉजी। 11th एनसीईआरटी में 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की दी, और प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर दिया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। एक बात शायद आपको पता होगी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। नाम याद रखना, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी, और इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सुनना, एक प्लांट है। हम जानते हैं कि जनरली जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं, और सॉइल के जो ऊपर पार्ट होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। रूट में बहुत सारे यूनिसेलुलर धागेनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। और स्टेम था, स्टेम में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, हमको पता है। हमने एक पत्ती बना दिया, लीव्स बना दिया। कहते हैं कि रूट ने सॉइल से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए थे, रूट ने सॉइल से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया था, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। ऐसा तो होता नहीं कि रूट ने एब्जॉर्ब किया, रूट तक ही सीमित रह जाए। प्लांट के प्रत्येक पार्ट को आवश्यकता होती है पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर, जल के बिना जीवन संभव नहीं होता, हमको पता है। तो प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचने की आवश्यकता होती है वाटर और मिनरल को। या सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के ग्रीन पार्ट ने जो भोजन बनाया था, फूड बनाया था, उसको भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक, सॉइल के नीचे, रूट तक, या स्टेम के टिप तक, या जितने भी पार्ट है सबको आवश्यकता होती है एनर्जी की, भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भी प्लांट के विभिन्न पार्ट तक पहुंचता होगा। या प्लांट में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड हुए थे, प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड हुए थे, वो भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचते हैं। तो हमने आपको बताया कि रूट ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया था, या प्लांट ने जो भोजन बनाया था, या फिर हमने आपको बताया कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो प्लांट हार्मोन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। अच्छा, एक बात सोच के देखो कि एनिमल्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेट करते रहते हैं। परंतु प्लांट में तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। और दूसरी बात कि प्लांट की हाइट एनिमल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक प्लांट का नाम सुना होगा, यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस का प्लांट है, इसकी हाइट हो सकती है 130 मीटर तक। एनिमल्स के तरीके कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं, और एनिमल्स की तुलना में हाइट भी बहुत ज़्यादा।
तो कैसे ये सब्सटेंसेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते होंगे। किस प्रकार से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया वाटर प्लांट की टिप तक पहुंचता होगा, या फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पत्तियों ने भोजन बनाया था वो कैसे रूट तक पहुंचता होगा, कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, किस प्रकार से कौन से रास्ते से जाते होंगे, किस प्रकार से जाते होंगे, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यही सारी बातें हमें इस चैप्टर में करनी है। सारी बातें हम आपको बताएंगे एक एक करके, सुनना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान तक इन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांस मतलब परिवर्तन, लोकेशन स्थान में परिवर्तन, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो हमने बस ऐसे ही इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बस ऐसे सुनना थोड़ा सा। हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का हो सकता है। पहली बात, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और दूसरी बात किस डायरेक्शन में जा रहा, तो कह दिया डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक डायरेक्शन में जा रहा तो इसको हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। जैसे रूट से वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने स्टेम तक जा रहा, रूट से स्टेम एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा, इसको हम पोलर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। अगर कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, अपवर्ड भी जाए, ऊपर भी जाए, नीचे डाउनवर्ड भी जाए, या रेडियल डायरेक्शन में जाए, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल। चाहे मल्टी डायरेक्शनल कह दो, चाहे इसी को कह दो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। चाहे मल्टी डायरेक्शनल कह दो, चाहे कह दो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का हो सकता है, तो डिस्टेंस के आधार पर इसको हम दो प्रकार का कह सकते हैं। एक तो कह सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कम दूरी में हो रहा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये हो सकता है किसके द्वारा, ये हो सकता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, ये हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, ये हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, ये हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, ये हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो हमने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, ये हो सकता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, ये हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, एक एक करके धीमे धीमे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ऐसा थोड़ी कि रूट ने एब्जॉर्ब किया, थोड़ी दूर तक पानी गया तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कह दिया। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, ये कैसे होता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। तीन बातें, अगर एक ही सेल के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा तो इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। सबसे पहले कहा कि ट्रांसपोर्ट विद इन सेल,
ट्रांसपोर्ट विद इन सेल, एक ही सेल के अंदर। जैसे मान लो, सोच के देखो कि एक सेल है और इस सेल के किसी एक कोने में मान लो ग्लूकोज आए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आए। ये इस स्थान से सेल के विभिन्न स्थानों तक कैसे जाते होंगे, विभिन्न स्थानों तक कैसे जाते होंगे, ये जा सकते हैं दो तरीकों के द्वारा। या तो ये जाएंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, या फिर ये जाएंगे डिफ्यूजन के द्वारा। अब सोच रहे होंगे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इसके बारे में अभी बताएंगे, थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। बस टर्म सुनते रहना। अभी क्वेश्चन पूछाता है कि एक ही सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, आप बताओगे या तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होगा या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होगा। दूसरी बात, दो सेल के बीच सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे होगा, तो दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दो सेल के बीच सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। दो सेल हैं, सेल ए है और दूसरी सेल बी कह दिया। इन दो सेल के बीच सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। मान लो ऐसे ही फालतू मान लें कि मान लो सेल ए में ग्लूकोज था और सेल बी में विटामिन डी पड़ा था, तो ए से बी में ग्लूकोज कैसे जाएगा या बी से ए में विटामिन डी कैसे जाएगा, या कोई सब्सटेंस मान लें, तो सेल के अक्रॉस सब्सटेंस का मूवमेंट हो सकता है तीन तरीकों के द्वारा। कैसे हो सकता है? ये काम हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा। हमने कहा कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ये तीन तरीकों के द्वारा हो सकता है। डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है, ये काम हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। ये काम हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। ये काम हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो हमने बताया कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन या तो डिफ्यूजन के द्वारा होगा, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होगा, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। फिर से कह रहे हैं कि जो टर्म लिख रहे हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अच्छा, एक बात तो सबको पता होगी कि दो सेल के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और पत्तियों में भी सेल के बीच स्पेस होता होगा, तो पत्ती में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, पत्तियों में जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, इस इंटरसेलुलर स्पेस से सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में कैसे जाते होंगे। तो तीसरी बात है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द एनवायरमेंट। ये काम कैसे होता होगा? जो इंटरसेलुलर स्पेस पत्तियों में है, वहां से सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में कैसे जाते होंगे। एक ही तरीका है और उस तरीके का नाम क्या है? उसका नाम है डिफ्यूजन। साहब हमने आपको बताया, एक बार बताना जरा, कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसको कहेंगे? अगर सेल के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, दो सेल के बीच हो रहा, या इंटरसेलुलर स्पेस से एटमॉस्फेयर में हो रहा, तो इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक ही सेल के अंदर हो सकता है किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, या फिर हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा। दो सेल के बीच किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा।
और तीसरी बात बताया कि इंटरसेलुलर स्पेस से एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा। समझ गए होंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, ऐसे सोचो कि जो रूट ने सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया था वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचता है। ये पहुंचता है, जब आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, और दो नाम पढ़े हुए थे, एक नाम पढ़ा था जाइलम का और दूसरा नाम पढ़ा था फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम नाम के जो पाइप हैं उनके द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ये कैसे होता होगा। हमने कहा कि प्लांट में रूट ने जो सॉइल से वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब किया था वो प्लांट की टिप तक कैसे पहुंचता होगा, या पत्तियों ने जो भोजन बनाया था, जो फूड बनाया था, वो प्लांट रूट तक कैसे पहुंचता होगा। डिफ्यूजन के द्वारा नहीं पहुंच सकता, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंचेगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है। हम आपको बताएंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होती है। अगर प्लांट सारी की सारी एनर्जी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्चा कर देंगे तो बाकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं होता, ये मास में होता है, बल्क में होता है, पाइप के रास्ते जाता है। और पाइप के दो नाम बताए, एक का नाम बताया जाइलम और दूसरे का नाम बताया फ्लोएम। तो हमने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मास में होगा। और मास फ्लो क्या होता है बाद में बताएंगे। बाई मीन्स ऑफ मास फ्लो, बाई मीन्स ऑफ मास फ्लो। और किसके द्वारा, थ्रू वैस्कुलर सिस्टम, थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। और वैस्कुलर सिस्टम में दो बातें बताई, एक का नाम बताया जाइलम और दूसरे का नाम बताया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम नाम के जो दो पाइप हैं इनके द्वारा मास फ्लो, इनके द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा। रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था जाइलम के रास्ते प्लांट की टिप तक जाएगा, या पत्तियों ने जो भोजन बनाया था फ्लोएम के रास्ते जाएगा। तो हमने कहा कि जाइलम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसके द्वारा मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जाइलम के द्वारा वाटर का, मिनरल का, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है, कहते हैं कि यूरिया के फॉर्म में हो सकती है, एमिनो एसिड के रूप में हो सकती है। तो यूरिया या एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा होगा। या जो प्लांट हार्मोन है जिन्हें हम पीजीआर कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कह सकते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा होगा। जबकि फ्लोएम के द्वारा किसका होगा, जो पत्तियों ने भोजन बनाया था, जो ऑर्गेनिक सल्यूट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा। तो हमने काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में दो बातें बताई थी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मास में होगा, बल्क में होगा, पाइप के रास्ते होगा। और पाइप के दो नाम बताए, एक का जाइलम दूसरा फ्लोएम। और बताया कि जाइलम के द्वारा वाटर का, मिनरल का, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो यूरिया या एमिनो एसिड के रूप में हो सकती है, या प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा होगा। और फ्लोएम के द्वारा ऑर्गेनिक सल्यूट का, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियों ने भोजन बनाया था, इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। जब तक हम इसको साफ करें बोर्ड, एक बार बताना कि एक ही सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा, ये होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा। दो सेल के बीच किसके द्वारा होगा, दो सेल के बीच ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और इंटरसेलुलर स्पेस से एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, एक ही तरीका बताया, किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा।
और फिर बताया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में और कहा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो पाइप के रास्ते होगा और पाइप के नाम बताए क्या, जाइलम और फ्लोएम। कहा कि जाइलम के द्वारा वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, और कहा कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन होगा। फिर सारे ट्रांस मतलब परिवर्तन, लोकेशन मतलब स्थान में, रूट से स्टेम के टिप तक जा रहे थे, ट्रांसलोकेशन, पत्तियों से रूट की तरफ आ रहे थे, स्थान में परिवर्तन हो रहा था, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। दो बातें बताई थी, एक तो बताया था सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब सिंगल, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, रूट से स्टेम की टिप तक की जा रहा था वाटर और मिनरल, यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। इसी को हम पोलर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, इसी को हम पोलर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। कहते हैं कि जाइलम के द्वारा जो वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन है वह एक सिंगल डायरेक्शन में रूट से स्टेम की तरफ होता है, यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम में किसका होता है आपको बता चुके, वाटर का, मिनरल का। एक ऐसा ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपोर्ट है यूनिडायरेक्शनल। या कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जैसे नेचुरल ऑक्सिन, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे नेचुरल ऑक्सिन। जब आखिरी चैप्टर बताएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पर बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, ऑक्सिन क्या है, जिब्रेलिक एसिड क्या है, सारी बातें करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा, रूट से स्टेम के टिप तक की तरफ हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। पोलर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, किसमें होगा, जाइलम में होगा। किसका होगा, वाटर मिनरल का, या एक नेचुरल ऑक्सिन का नाम बताया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताया, नाम जरूर याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ नेचुरल ऑक्सिन का मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, आप क्या बताओगे, पोलर होगा। यूनिडायरेक्शनल के बाद हम लोग बात करें मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करें, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, चाहे मल्टी डायरेक्शनल कहो, चाहे इसी को कह सकते हो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारी डायरेक्शन में, जैसे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने भोजन बनाया था, लीव्स ने भोजन बनाया था, वो अपवर्ड जा सकता है स्टेम के टिप तरफ, डाउनवर्ड जा सकता है रूट की तरफ, या रेडियल डायरेक्शन में जा सकता है प्लांट के विभिन्न पार्ट की तरफ। बहुत सारी डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेडियल, तो इसको मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं। कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। और पहला एग्जाम्पल बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। एक बात और बताई, पत्तियों ने जो भोजन बनाया था, पत्तियां सारा का सारा भोजन तो इस्तेमाल करती नहीं, ये विभिन्न पार्ट तक पहुंचता है जहां आवश्यकता थी खर्च हुआ, और जो बाकी बचा होता है स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर होता रहता है फूड। जब पतझड़ का मौसम आता है, जब पत्तियां गिर जाती हैं, कैसे जाती हैं, तो क्या होता है, जो ग्रोइंग बड होते हैं उनको आवश्यकता होती है एनर्जी की, भोजन की, तो क्या होता है स्टोरेज ऑर्गन में जो भोजन स्टोर हो गया था, यहाँ से क्या होगा, री एक्सपोर्ट हो जाएगा। जहाँ पर भोजन बनता है उसको हम सोर्स कहते हैं, जहाँ पर
स्टोर होता है, जहाँ आवश्यकता होती खर्च होता है, सिंक कहते हैं। सोर्स से सिंक की तरफ आ रहा था या सिंक से सोर्स की तरफ जा रहा था, यहाँ पर सोर्स में बदलाव संभव है। तो हमने कहा कि स्टोरेज ऑर्गन से जो भोजन है वो क्या हो सकता है, रीएक्सपोर्ट हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर। साथ ही साथ एक और बात बताएं कि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन नॉन पोलर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन, जैसे जिब्रेलिक एसिड, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा होगा, नॉन पोलर टाइप का होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। एक बात और बड़ी मजे की बताई कि जब प्लांट का कोई पार्ट सेंसेंट फेज में पहुंचता है, बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचता है, अब लगता है कि ये मरने वाला है, प्लांट से अलग होने वाला है, तो प्लांट क्या करेगा, यहाँ से अपने सारे न्यूट्रिएंट को विड्रॉ कर लेगा, यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, और जो ग्रोइंग पार्ट होंगे उनकी तरफ क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। हमने कहा कि जब प्लांट का कोई पार्ट सेंसेंट फेज में, बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचता है, तो प्लांट वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर लेगा और जो ग्रोइंग रीजन है उनको ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमने आपको बताया अब तक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में। अब इसके बाद बहुत मज़ा आएगी। अब हम आपको बताएंगे डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है। लेकिन जो अब तक बताया वो बताना। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बताया कितने प्रकार का हो सकता है, तो बताया कि डिस्टेंस के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी तीन बातें बताई। ट्रांसपोर्ट विद इन सेल, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होगा, जो कि डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है। दो सेल के बीच ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। और इंटरसेलुलर स्पेस से इन्वायरमेंट में डिफ्यूजन ही एकमात्र तरीका था। जबकि बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है किसके द्वारा, ये हो सकता है जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। जाइलम के द्वारा मेनली वाटर का, मिनरल का, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का या कुछ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाया था उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और फिर बताया कि डायरेक्शन के आधार पर एक निश्चित डायरेक्शन में रूट से स्टेम की तरफ जा रहे तो यूनी मतलब सिंगल पोलर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। कहा था कि जाइलम में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन या नेचुरल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। बहुत सारी दिशाओं में हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी मतलब बहुत सारी दिशाओं में हो जाए तो मल्टी डायरेक्शनल। बताया था कि पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाया था उसका ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल है, नॉन पोलर टाइप का है। ये बताया कि स्टोरेज ऑर्गन में जो भोजन स्टोर हो गया था, पतझड़ के मौसम में जब सारी पत्तियां प्लांट से अलग हो जाती हैं उस समय स्टोरेज ऑर्गन से जाकर ये भोजन रीएक्सपोर्ट हो जाता है, जो ग्रोइंग पार्ट है, जो डेवलपिंग बड है। और तीसरा बताया कि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। एक बात और बताएं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है, कहते हैं ये हो सकता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, ये हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, ये हो सकता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा, ये हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और आखिरी बात ये हो सकता है मास फ्लो के द्वारा। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे अब कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है या मास फ्लो क्या है। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे।